दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी वृक्ष पर लौट आता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह वापस आता है और वृक्ष पर चढ़कर बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से उड़ जाऊंगा। अब सुनो। भगवती नाम की एक नगरी थी जिसके राजा रुद्र थे। उनके पास ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद थे। उनका कोष हमेशा बहुमूल्य रत्नों से भरा रहता था। उनके पास चूड़ामन नाम का एक तोता था जो समस्त शास्त्रों का विद्वान था। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में विवाह करने का विचार आया। राजा ने तोते से पूछा, चूड़ामन, हमारी इच्छा विवाह करने की हो रही है, किसके साथ होना चाहिए हमारा विवाह? तोते ने कहा, महाराज, मगध नरेश की पुत्री चंद्रप्रभा से आपका विवाह होगा। वह बहुत ही सुंदर और ज्ञानी है। ज्योतिषाचार्य ने भी राजा को चंद्रप्रभा से विवाह करने का परामर्श दिया। तोते और ज्योतिषाचार्य की सलाह पर राजा ने चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया। राजा की तरह ही चंद्रप्रभा के पास भी मदन मंजरी नाम की एक मैना थी जो समस्त विद्याओं को जानती थी। विवाह के बाद चंद्रप्रभा मैना को भी अपने साथ ले आई। राजा और रानी ने तोते और मैना का विवाह कर दिया और उन्हें एक ही पिंजरे में डाल दिया। सबका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। लेकिन एक दिन तोता और मैना में किसी बात पर बहस छिड़ गई। मैना कहने लगी, पुरुष बड़ा पापी और अधर्मी होता है। तोता बोला, पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्ट तो स्त्रियां होती हैं। जब राजा ने तोते और मैना को झगड़ते देखा तो कारण पूछा। मैना बोली, महाराज, मैंने कहा कि पुरुष बहुत दुष्ट होते हैं, लेकिन चूड़ामन यह मानने को तैयार ही नहीं है। मैना ने अपनी बात सही साबित करने के लिए कहा, महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। इलाहपुर नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ महाधन नाम का एक व्यापारी रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण महाधन और उसकी पत्नी बहुत उदास रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा की। अंततः उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाधन ने अपने पुत्र का नाम धर्मदत्त रखा और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगा। पिता के मृत्यु के बाद धर्मदत्त जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे व्यर्थ खर्च करने का आदी हो गया। जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तब वह देश छोड़कर बाहर निकल गया। चलते चलते वह चंदनपुर नामक नगरी में पहुंचा। वहां हेमगुप्त नामक एक व्यापारी के यहाँ उसने भोजन किया। हेमगुप्त के पूछने पर धर्मदत्त ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। हेमगुप्त उसके पिता का मित्र था। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। हेमगुप्त ने उसे अच्छा युवक समझकर अपनी पुत्री रत्नावती का विवाह धर्मदत्त से कर दिया। कुछ ही दिनों बाद हेमगुप्त ने अपनी पुत्री दामाद को बहुत सारा धन और एक दासी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में जंगल आया। वहां पहुंचकर धर्मदत्त ने चारों ओर भय और खतरे का बहाना बनाकर रत्नावती के सारे गहने अपने पास रख लिए। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसने दासी और रत्नावती को कुएं में धकेल दिया। दासी गिरते ही मर गई, लेकिन रत्नावती जीवित रही और सहायता के लिए पुकारती रही। उसकी पुकार को अनसुना कर धर्मदत्त आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक राहगीर ने रत्नावती को कुएं से बाहर निकाला और उसके घर पहुंचा दिया। घर आकर रत्नावती ने धर्मदत्त के पाप को छुपा लिया। उसने माता पिता से झूठ कहा कि कुछ डाकुओं ने दासी को मार डाला और सारा धन लूट लिया तथा मेरे पति को बांध कर ले गए। इधर धोखेबाज धर्मदत्त घर जाकर फिर से जुए में सारा धन हार गया और कंगाल हो गया। फिर वह अपने ससुराल गया और सोच लिया कि कहेगा डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और पत्नी दासी को मार डाला। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को ससुराल में जीवित देखा तो सन्न रह गया। रत्नावती ने उसे अकेले में ले जाकर सब विस्तार से बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहा है। यह सुनकर धर्मदत्त ने चैन की सांस ली। हेमगुप्त और उसकी पत्नी ने अपने दामाद को जीवित देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की और जी भरकर उसका स्वागत किया। धर्मदत्त अपने ससुराल में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक रात उसने रत्नावती को छुरी से मार डाला और सारे गहने लेकर भाग निकला। कहानी पूरी होने के बाद मदन मंजरी ने कहा, पुरुष बड़े पापी और अधर्मी होते हैं महाराज। तब राजा ने चूड़ामन से कहा, मदन मंजरी ने अपनी बात कह दी है, अब तुम इसका उत्तर जो देना चाहते हो वह कहो। फिर तोते चूड़ामन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, महाराज, कंचनपुर नामक एक नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पुत्र का नाम श्री दत्त था। कंचनपुर से कुछ ही दूरी पर एक और नगर था जिसका नाम जयश्रीपुर था। वहाँ सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था जिसकी पुत्री का नाम जयश्री था। जयश्री का विवाह श्री दत्त से हुआ। विवाह के बाद श्री दत्त व्यापार के कार्य से परदेश चला गया और जयश्री अपने माता पिता के घर रहने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। एक दिन जयश्री अपनी सखी के साथ टहल रही थी और अपने पति की बुराई कर रही थी। वह कह रही थी, उस कलमुहे ने मुझसे विवाह तो कर लिया पर इतने सालों से परदेश में ही है। अगर उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे मिलने नहीं आता? तभी अचानक जयश्री को रास्ते में एक अत्यंत सुंदर युवक दिखाई देता है। युवक भी जयश्री को देखता है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। जयश्री अपनी सखी से कहती है, तुम उस युवक को देख रही हो, उससे जाकर कहो कि मैं उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ। उसे कहना कि जब रात हो जाएगी वह तुम्हारे घर आ जाए, फिर तुम आकर मुझे बताना और तुम यही रुक जाना, मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी। इस तरह
जयश्री और वह युवक छुप छुप कर मिलने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से वापस लौटता है और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चला जाता है। जयश्री इतने वर्षों बाद अपने पति से मिलती है, लेकिन उसे प्रसन्नता नहीं हुई। श्रीदत्त भी थका मांदा था, इसलिए बिस्तर पर जाते ही सो गया। लेकिन जयश्री को नींद नहीं आई, उसे उस युवक की याद सताने लगी। उसी समय एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर चोरी करने ही वाला था कि तभी जयश्री उठकर कपड़े गहने पहन श्रृंगार करके उस युवक से मिलने उसके घर निकल गई। यह देखकर चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब घर के सभी लोग सो रहे हैं तब यह स्त्री सजी धजी कहाँ जा रही है। चोर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि युवक जमीन पर लेटा हुआ है। जयश्री ने उसे पुकारा, पर वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और वह मृत पड़ा था। लेकिन यह बात जयश्री समझ नहीं पाई। वहीं पीपल के पेड़ पर एक पिशाच बैठा यह सब देख रहा था। वह युवक के शरीर में प्रवेश करता है और जयश्री के साथ प्रेम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह पिशाच जयश्री की नाक काट लेता है और युवक के शरीर से निकल जाता है। घबराई जयश्री भागती हुई अपनी सखी के घर जाती है और सारी बातें विस्तार से बताती है। चोर भी उसके पीछे पीछे जाता है और सब बातें चोरी से सुन लेता है। उसकी सखी जयश्री को एक सुझाव देती है, तुम एक काम करो, अपने घर लौट जाओ और अपने पति श्रीदत्त के पास लेट जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब घर के सभी लोग आ जाए तो कहना कि श्रीदत्त ने ही तुम्हारी नाक काटी है। जयश्री वैसा ही करती है जैसा उसकी सखी ने कहा। वह रोने लगती है। जयश्री के रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले आ जाते हैं। जब घर वालों ने पूछा तो वह कहने लगी, मैं सो रही थी कि अचानक दर्द हुआ। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि इन्होंने मेरी नाक काट दी। जयश्री जोर जोर से रोने लगी। उसका पति श्रीदत्त बार बार कहता रहा कि जयश्री झूठ बोल रही है, लेकिन घर वाले उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। जयश्री की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह श्रीदत्त को फांसी की सजा सुना देता है। यह सब देखकर कि एक निर्दोष पुरुष के साथ इतना अन्याय हो रहा है, चोर ने राजा को सारी बातें विस्तार से बता दी। राजा फिर भी चोर की बात नहीं मानता है। तब चोर राजा और सब लोगों को उस युवक के घर ले जाता है, जहाँ युवक के मुंह में जयश्री की नाक अब भी फंसी हुई थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद तोते ने राजा से कहा, देखा महाराज, स्त्रियां कितनी दुष्ट होती हैं। और इस तरह बेताल ने विक्रम को पूरी कथा सुनाई। फिर बेताल ने विक्रम से कहा, अब बताओ विक्रम, स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक पापी कौन है? यदि जानते हुए भी तुम ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, मेरे हिसाब से स्त्री अधिक पापी है। पुरुष चाहे कितना भी दुष्ट हो, उसमें थोड़ा बहुत धर्म का विवेक रहता ही है। अब उस चोर को ही ले लो, वह इन दोनों से अधिक दुष्ट था। लेकिन जब उसने देखा कि एक निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा है, तब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी परवाह किए बिना राजा को सारी बात बता दी। इसलिए स्त्री अधिक पापी है। विक्रम के इतना कहते ही बेताल हंसते हुए उड़ जाता है और वापस श्मशान में पेड़ पर लटक जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले भाग में बेताल और विक्रम के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।